कैन टेस्ला सर्वाइव विदाउट इलॉन मस्क? यस, अगर आप बात करते 2020 की तो मैं कहता ना, बट आज 2022 में बिना इलॉन मस्क के भी टेस्ला सर्वाइव कर सकती है। टू सर्वाइव एनी कंपनी इट नीड 4 थिंग्स: इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांडिंग, नेटवर्क इफेक्ट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। और इन 4 में से 3 टेस्ला के पास ऑलरेडी है। तो टेस्ला कौन से स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है ताकि वो इन चारों को भी एक्वायर कर पाए? नंबर 1, टेस्ला इज बिल्डिंग गीगा फैक्ट्रीज टू हैंडल इट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी में एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कंसेप्ट हमें बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बल्क में या फिर वॉल्यूम में बनाए तो उसकी जो प्राइस होती है वो डिक्रीज होती है। तो टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज की मदद से प्रोडक्ट के वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और प्राइस को बहुत ज्यादा कम करके बहुत ही बड़े मार्केट में सर्व करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लॉट्स ऑफ स्टाफ्स। नंबर 2, द ब्रांडिंग ऑफ इलॉन मस्क इज हेल्पिंग टेस्ला टू मार्केट इस प्रोडक्ट। आप सभी को बताया कि टेस्ला कंपनी ने अभी तक $0 मार्केटिंग पे स्पेंड किए हैं, तो वो कैसे ये पूरी की पूरी मार्केटिंग कर पा रहे हैं उसका सीक्रेट हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 3, नेटवर्क इफेक्ट। अगर आप देखें तो टेस्ला के पास कोई नेटवर्क इफेक्ट नहीं है। यही एक चीज है जो टेस्ला के पास नहीं है। जैसे आप एप्पल देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सभी एग्जाम्पल है नेटवर्क इफेक्ट के। अगर कोई आपकी पूरी की पूरी फैमिली अगर एक प्रोडक्ट यूज कर रही है तो आपको वो प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, उसे कहता है नेटवर्क इफेक्ट। फिर आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में देखें तो उसमें कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो रही बात बैटरी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इलेक्ट्रिक कार में, तो उसकी भी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के पास नहीं है। जी हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट नहीं है। सिर्फ एक चीज की इलॉन मस्क के पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और वो है सेल केमिस्ट्री। जी हाँ, और एक सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सेल केमिस्ट्री, वही इलॉन मस्क के पास है। और रही बात बैटरीज की, तो चाइना सिमिलर बैटरीज एक टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स को बेच रहा है। तो टेस्ला के पास कोई यूनिक चीज नहीं है अपने बैटरीज को लेके। तो अगर हम देखें तो ये तो हुई फ्यूचर की बातें, सर्वाइवल की बातें। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 17 साल के बाद 2020 में पहली बार इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला प्रॉफिटेबल बनी थी। जो इन्वेस्टर जो कहते हैं कि ये शेयर ओवरवैल्यूड है, यानी कि टेस्ला का शेयर ओवरवैल्यूड है, तो वो किस बेसिस पे ओवरवैल्यूड मानते हैं किसी भी शेयर को? तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें या फिर रेवेन्यू देखें तो टेस्ला का रेवेन्यू जनरल मोटर्स से हाफ से भी कम है। जी हाँ, और अगर उसी टाइम पे मार्केट कैप की बात करें, यानी कि शेयर के बारे में बात करें, तो वो 20 टाइम्स मोर है जनरल मोटर्स से। कैन यू बिलीव? यानी कि रेवेन्यू में हाफ से भी कम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन में यानी कि शेयर में 20x ज्यादा। तो यही मानते हैं, इसी को देख के कहते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ ओवरवैल्यूड शेयर। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कंपनी को मानते हैं कि यार ये शेयर ओवरवैल्यूड है? अगर हम टेस्ला की बात करें तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत ज्यादा लोग ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि 13%, मतलब गूगल पे एक रिसर्च है विकीपीडिया के हिसाब से, तो विकीपीडिया ऐसे मानते हैं कि 13% जो इलॉन मस्क के यानी कि टेस्ला की कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ डायरेक्ट बाय किया है, यानी कि सिर्फ उस कंपनी का ओनर इलॉन मस्क है, उस वजह से उन्होंने देखा है। कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा है उन्होंने, सिर्फ इलॉन मस्क उस कंपनी की ओनर है, फाउंडर है, उस हिसाब से ही उन्होंने किया है। बट 87% लोग हैं वो तो पागल नहीं है ना, आपके जैसे हमारे जैसे वो तो शाने हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि कौन से कंपनी की क्या वैल्यूएबल कंपनी है, क्या वो ओवर वैल्यूड है। तो क्यों उन 80% लोगों ने भी विदाउट फेम किया हो, बट क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है? तो अगर आप देखो एग्जांपल में तो 5 मोस्ट वैल्यूड कंपनी अगर देखो तो नंबर 1 पे एप्पल है, नंबर 2 सऊदी अरबिया की सऊदी आरामेको एक कंपनी है, नंबर 3 पे अपनी बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट है, नंबर 4 पे अल्फाबेट है यानी कि गूगल है, नंबर 5 पे अमेजॉन एंड नंबर 6 पे टेस्ला। तो अगर ये 5 अगर देखें, अगर फोमो के हिसाब से शेयर मार्केट चलता तो ये जो 5 है ना वो बहुत ही कम होती, क्योंकि इन 5 कंपनी में से सिर्फ बिल गेट्स एंड जे बेजोस की थोड़ा सा शेयर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। तो फोमो तो ये नहीं हो सकता है कि जो कि अपनी कंपनी की काइंड ऑफ मार्केट प्राइस को देख सके। तो कौन सी ऐसी चीजें होती है ओवरऑल जो सभी कंपनी में काम आती है ताकि वो अपने शेयर चार्ट को या फिर कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो करा सके स्टॉक मार्केट में? नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि यार इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे सकता है। तो उसी हिसाब से लोगों का ऐसा मानना है कि ये कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई है और भी आगे बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से लोग मानते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नंबर 2, इन्फ्लुएंस ओवर कंपनीज डिसीजन। अगर आप देखें तो इलॉन मस्क ट्विटर पे हर महीने पोल करते हैं और सजेशन लेते हैं, तो इलॉन मस्क के जो ट्वीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। उसके हिसाब से हर एक उनका डिसीजन
नोटिफिकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसकी वजह से हम यूट्यूब पे भी या फिर इंस्टाग्राम पे भी या फिर ट्विटर पे भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनके हर एक डिसीजन से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। वो भी एक सीक्रेट हो सकता है इलॉन मस्क की ब्रांडिंग का या फिर स्टॉक मार्केट के अब जाने का। नंबर 3, बिलीव इन मैनेजमेंट। हम सब मानते हैं कि यार इलॉन मस्क बहुत अच्छे लीडर है, तो वो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छे से लीड कर पाएंगे। उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि यार इलॉन मस्क की जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। 4, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप जेफ बेजोस की अमेजॉन कंपनी देखिए तो वो इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई हुई है कि हमें अगर वो कोई भी अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाए तो हमें बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता है। जैसे अगर इलॉन मस्क अगर काइंड ऑफ बुक्स बनाना स्टार्ट कर दे या फिर काइंड ऑफ क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करे तो हम उनकी कंपनी से कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे फेसबुक पे होता है, अगर वो क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करे तो हम उनके प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। तो इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया है, बट इलॉन मस्क सिर्फ कार पे भी डिपेंड नहीं है। इलॉन मस्क बैटरीज बनाते हैं, पावर सेल बनाते हैं, पावर वॉल्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं। तो एक ही काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे वो नहीं है, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो डाइवर्सिफिकेशन है। नंबर 5, द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड। अब ये तो इलॉन मस्क के पास नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ऐसे मानते हैं कि स्टॉक इज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड। बट ऐसा एस्टिमेशन किया गया है कि 2024 तक, यानी कि आने वाले 2 सालों में इलॉन मस्क विल बी द ट्रिलियनियर और इन द फर्स्ट ट्रिलियनियर इन दिस वर्ल्ड। यानी कि इलॉन मस्क पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे इस दुनिया में। यानी कि आज अगर हम देखें इलॉन मस्क की नेटवर्क 250 है, करीबन 274 बिलियन डॉलर है। यानी कि अगर इलॉन मस्क को फर्स्ट ट्रिलियनियर बनना है जो कि 2024 में, तो इलॉन मस्क को 4 टाइम्स ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। और उसी को अगर हम टेस्ला कंपनी में कनेक्ट करें तो आज टेस्ला की वैल्यू है 1 ट्रिलियन डॉलर कंपनी। तो अगर 2 सालों में आने वाली 4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी होगी तो लोगों के पैसे 4 गुना बढ़ जाएंगे। उसके हिसाब से लोग, ये पॉसिबल तो ज़्यादा दिखता नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है बॉस, ये तो इलॉन भैया की कंपनी है। अब देखते हैं कि यार इलॉन मस्क की जो पॉपुलैरिटी है वो कैसे हेल्प करती है। तो अगर आप देखो तो इलॉन मस्क ने टेस्ला के जो पोल्स है वो शेयर किए थे, उसमें दिखाया गया था कि इलॉन मस्क टॉप 10 मोस्ट फॉलोड जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, जहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और अगर आप फेम इंडेक्स देखें या फिर पॉपुलैरिटी इंडेक्स देखें तो मोस्ट पॉपुलर जो 10 मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ बिजनेस फिगर्स है उसमें से सिर्फ 2 ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। नंबर 1 बिल गेट्स, नंबर 2 काइंड ऑफ इलॉन मस्क। यानी कि दोनों भी इक्वली हैं। तो अगर आप बिल गेट्स के बारे में देखें तो वो गेट्स फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, उनके फेम माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट वो ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेम नहीं कमा रहे हैं या फिर पॉपुलैरिटी नहीं कमा रहे हैं। बट अगर हम वही इलॉन मस्क की बात करें तो उनके 3 में से एक शेयर जो वो अपने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करते हैं या फिर कोई टेक्स्ट करते हैं ट्विटर पे, तो वो टेस्ला के बारे में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर वही उसी तरीके से हम फेम इंडेक्स देखें तो मार्क जुकरबर्ग के बाद 5th नंबर पे इलॉन मस्क है। और मार्क जुकरबर्ग के साथ वो इलीगल केसेस चल रहे हैं, उस वजह से मार्क जुकरबर्ग की बहुत ज़्यादा वैल्यू कम जाएगी और अभी आने वाले कुछ दिनों में इलॉन मस्क 4th नंबर पर भी आ सकते हैं। तो फेम इंडेक्स भी इलॉन मस्क बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो ये तो देख लिया कि यार इलॉन मस्क इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, बट इलॉन मस्क कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ताकि वो इस लेवल पे रहे। इलॉन मस्क यूज 6 स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केटिंग। नंबर 1, लेवरेज ट्विटर मार्केटिंग। मोदी जी के बाद वो सेकंड मोस्ट एक्टिव पर्सन है ट्विटर पे और बहुत ज़्यादा ट्विटर पे पोल सजेशन लेते हैं। नंबर 2, कोलैबोरेटिव विद इन्फ्लुएंसर। लाइक जो रोगन के साथ उन्होंने पॉडकास्ट बनाया है, लेक्स फ्रीडमैन के साथ उन्होंने 2-3 पॉडकास्ट बनाए हैं, जॉर्डन पीटरसन के साथ वो घूमते हैं, मोबाइल जो काइंड ऑफ मोबाइल कंपनीज के ओनर है उनके साथ, जो इन्फ्लुएंसर है जो आज के टाइम पे सबसे बड़े मार्केटर हैं उनके साथ इलॉन मस्क मार्केटिंग करके फेमस होते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन डिलीवरिंग एन एक्सेप्शनल प्रोडक्ट। ये भी मार्केटिंग का पार्ट होता है। इलॉन मस्क क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। बट जो कार कंपनीज में होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर चीज़ होती है तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप देखो तो सभी टेस्ला का सबसे ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। कैसे, बाकी अगर आप कार देखें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है सप्लायर के साथ, यानी कि वो सप्लायर के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने जो माल होता है वो सप्लायर को दे देते हैं और वो फिर आगे कस्टमर को बेच देता है। बट इलॉन मस्क वैसे नहीं करते हैं। इलॉन मस्क यूज हिज ओन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो क्या करते हैं कि इसकी कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा, वेयर हाउस की कीमत देनी पड़ेगी, स्टाफ्स को ट्रेन करना पड़ेगा, फिर पूरी की पूरी कार को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और एडवांटेज इसका है कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस उस मार्केट पे खुद का होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन खुद का होगा। यही एप्पल भी खुद से यूज करता है। नंबर 4, हैव फन। आप सभी को और मुझे भी कुछ दिनों के पहले लगता था कि यार हैव फन यानी कि इलॉन मस्क जो डांस करता है, जो इलॉन मस्क स्माइल करता है, दैट इज जस्ट हिज नेचर। बट नो ब्रो, इट्स अ स्ट्रैटेजी विच ही यूज सो माइंडफुली। नंबर 5, डू पॉडकास्टिंग। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा
मार्केटिंग को और पॉडकास्टिंग को अगर किसी बिलियनियर ने यूज़ किया है तो वो है इलॉन मस्क। मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ 3 पॉडकास्ट बनाए हैं, जेफ बेजोस ने सिर्फ 3 या 4 बनाए हैं, पर जो अपने इलॉन भैया है उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट दूसरे लोगों के साथ बनाए हैं। जैसे हमने देखा कि इलॉन डज नॉट स्पेंड एनीथिंग ऑन मार्केटिंग, दैट्स नॉट ट्रू ब्रो। जी हाँ, आप सच सुन रहे हो कि इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा पैसे मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। वो कैसे? अगर आप देखें इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है फिलहाल की 274 बिलियन डॉलर, यानी कि ईयरली उनकी नेटवर्थ है, तो उनके हिसाब से उनकी जो आर्ली इनकम है वो है 43 मिलियन डॉलर। शॉक मत हो भाई, अभी सुनो आगे। जो ऐसा एस्टिमेशन किया गया है रिसर्च के हिसाब से कि जो इलॉन मस्क है अपने 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, यानी कि मार्केटिंग के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन ट्विटर पे ही स्पेंड करते हैं, बट ना, उनका एस्टिमेशन किया गया है कि 2 घंटे अपने ट्विटर पे स्पेंड करते हैं, तो यानी कि उनके 2 घंटे 85 मिलियन डॉलर, यानी कि एक दिन में वो 85 मिलियन डॉलर मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। और अगर आप एक साल में अगर ओवरऑल दिखा लो तो 31 बिलियन डॉलर अपने मार्केटिंग पे एक साल में वो स्पेंड करते हैं। कैन यू बिलीव? और एग्जाम्पल में अगर ले तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च करने वाली कंपनी है, और वो खर्च करती है 8 बिलियन डॉलर। कंपनी 8 बिलियन डॉलर अपने मार्केटिंग पे स्पेंड करती है, और इलॉन भैया कितना करते हैं? 4x ज़्यादा दैन प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो आपको अभी पता चला होगा कि यार कैसे और क्यों इलॉन मस्क इतने फेम में आते हैं। एंड वन मोर थिंग, इलॉन मस्क के जो नाम है उनके नाम पे 5 मिलियन व्यूज़ डेली आते हैं। डेली 5 मिलियन व्यूज़ हर एक यूट्यूब चैनल पे। कोई भी वीडियोज़ आप सेंड करो पूरे ओवरऑल, मतलब एक दिन में 20 मिलियन आ सकते हैं, एक दिन में 1 मिलियन आ सकते हैं, बट एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से 5 मिलियन व्यूज़ मतलब दिन में एवरीडे आते हैं इलॉन मस्क की। कोई भी आप वीडियो अपलोड करो। और अगर ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आने वाली रिसर्च अगर आप पढ़ोगे तो आप शॉक हो जाओगे। इलॉन मस्क के नाम पे सिर्फ एक नाम पे 20,000 यूट्यूब चैनल है। जी हाँ, और उनमें से 1000 आर मोस्ट एक्टिव, यानी कि वो जैसे सुंदर जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उस काइंड ऑफ लेवल में उससे भी मोर एक्टिव उनके 1000 चैनल है। कैन यू बिलीव? दिस इज स्ट्रेंज ब्रो। कैन टेस्ला फेल? अब देखते हैं कि यार क्या टेस्ला फेल हो सकती है। यस, अगर टेस्ला के पास स्टॉक मार्केट ना होता। ये तो कहने वाली बातें हो गई, बट टेस्ला के पास बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं जो उन्हें फ्यूचर में या फिर आज भी बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं। नंबर 1, रिचार्ज पॉइंट। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्यूलिंग जो स्टेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, और कार उसी वजह से लोग कार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड भी करना पड़ता है, और रिचार्ज पॉइंट जल्दी से नहीं मिलेंगे। अगर आप अमेरिका में ढूंढो तो वो मिल तो जाएंगे, बट चाइना, इंडिया, यूरोप ऐसे देशों में अगर आप ढूंढ के भी पूरे देश में ढूंढोगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेप। वो अभी भी लोग मानते हैं कि यार वो इनिशियल स्टेजेस में है, उस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी इजंट फ्री। लोग कैसे मानते थे कि यार जब इलेक्ट्रिक कार्स आएंगे तो पेट्रोल का कोई झंझट नहीं रहेगा, बट अगर सच्चाई तो ये है कि इलॉन मस्क को इलेक्ट्रिसिटी के भी पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी उनके लिए एक डिसएडवांटेज है। नंबर 4, शॉर्ट ड्राइविंग रेंज एंड स्पीड। अगर आप सभी को पता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टूर पर निकलो तो टेस्ला की कार कभी मत लेना, क्योंकि आपको जो होता है ना वो चार्ज पॉइंट तो नहीं मिलेगा, या फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कार चल नहीं सकती है। और विद स्पीड का तो उन्होंने कर दिया है, बट जो लेवल होता है यानी कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा आई थिंक उनकी कार रन नहीं कर पाती है। नंबर 5, लॉन्गर रिचार्ज टाइम। उनकी जो रिचार्ज टाइम होता है, जैसे अगर आप पेट्रोल की लाइन लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आपकी टंकी फुल करके वो दे देगा, बट अगर आप चार्जिंग की बात करें तो उसे आपको कम से कम 1 घंटा या फिर आधा घंटा चार्जिंग के लिए आपको लगेगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है। एंड नंबर 6, साइलेंस। जी हाँ, आप थोड़े से शॉक हो गए होंगे, बट टेस्ला का जो साइलेंस है वो भी उनके लिए शॉक हो सकता है, क्योंकि टेस्ला की कार कोई आवाज़ ही नहीं करती है जैसे साधारण कार करते हैं। हमें पता चल जाता है कि पीछे आगे कार है, बट जो टेस्ला की कार है वो साइलेंस में इतना साइलेंस है कि वो जैसे टार्जन में वो कार चलती है ना, उससे भी ज़्यादा साइलेंस में वो कार चलती है, तो वो भी उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। टेस्ला हैज़ अ फ्यूचर चक्रव्यूह। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टेस्ला एक चक्रव्यूह में फंसने वाली है, तो आप देखो, मुझे पता नहीं कि यार इलॉन मस्क ने इसके लिए प्लान बनाया है या उन्हें भी अभी तक पता नहीं है, बट अगर देखो कि अगर पूरी की पूरी जो मार्केट होता है यानी कि चार्ज पॉइंट का, यानी जैसे रॉकी फेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल के लेवल से पूरा का पूरा ऑयल का मार्केट डोमिनेट किया था, उस हिसाब से अगर टेस्ला पूरे के पूरे चार्ज पॉइंट को, जैसे आज पेट्रोल पंप अंबानी डोमिनेट करते हैं इंडिया में, उस तरीके से पूरी दुनिया में अगर इलॉन मस्क चार्जिंग पॉइंट स्टेशंस को, अगर इलेक्ट्रिक स्टेशंस को अगर डोमिनेट करे, तो उनका क्या होगा कि उन्हें अदर जो कॉम्पिटिटर है उन्हें भी उनके प्राइस के हिसाब से उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं और करती है, उनमें भी उनका लॉस है। अगर वो नहीं करती है तो उनका जो विजन है कि वो जो पोल्यूशन है उसे कम करना, तो पूरी की पूरी दुनिया है
है इलॉन मस्क के खिलाफ जाएगी, इलॉन मस्क को वो एक डेविल ठहराएगी। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क दूसरे कार कंपनीज को वो पोल्यूशन कम करने के लिए हेल्प नहीं कर रही है। और इलॉन मस्क अगर हेल्प करते हैं तो उनकी कंडीशन आईबीएम की तरह हो जाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि 1960s एंड 70s में आईबीएम ने इंटेल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट इन 3 कंपनीज को हेल्प किया था बहुत ज़्यादा, ताकि वो ग्रो करे, और खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी थी, ताकि आज आईबीएम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो उसी तरीके से अगर इलॉन मस्क को उन्हें हेल्प भी कर दे तो वो खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार देंगे, और वो इलॉन मस्क को ज़्यादा मंजूर नहीं है। तो ये तो हुई यार चक्रव्यूह की बातें। अब देखते हैं कि यार इलॉन मस्क उससे कैसे काम कर पाएंगे। बट अगर आपको कोई कूल स्टफ्स या फिर फीचर देखने हैं तो ये देखिए है, इलॉन मस्क ने खुद ने टाइम स्पेंड करके यानी अपनी टीम के साथ ये फीचर्स बनाए हैं। नंबर 1, ओनली वन टच। नंबर 2, ऑटो पायलट। नंबर 3, सुपर चार्जिंग। नंबर 4, फ्री ओवर द एयर अपडेट्स। नंबर 5, कीबोर्ड एक्सेस। ये होता है जब डोर सिर्फ आपके थंब से एक्सेस होके वो अब ऑटोमेटिकली खुल जाता है। नंबर 6, सेंट्री मोड। नंबर 7, डॉग मोड। नंबर 8, लुडिक्रस प्लेड मोड। नंबर 5, बायो वेपन डिफेंस मोड। नंबर 10, नेटफ्लिक्स, हुल्डू, यूट्यूब स्ट्रीमिंग। इसका भी एक डिसएडवांटेज है, इसमें ये है कि आप जब कार चलाते हो तब आप नहीं देख सकते हो, जब वो रुकती है तभी आप देख सकते हो। नंबर 4, क्रैको, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। नंबर 5, द फ्रैंक। ये फ्रैंक नहीं है, ये फ्रंट एंड ट्रंक, इन 2 शब्दों के नाम एक टेस्ला मतलब स्पेल करते हैं, उसके हिसाब से वो फ्रंक। नंबर 13, फार्ट मोड, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग फीचर इन ऑल दिस। ये फार्ट मोड ऐसा है कि कार ऐसे पाती है, ऐसे कहते हैं, बट वो पाती नहीं है, वो जो इमिशंस होता है ना वो निकाल देती है। उसके हिसाब से आप साउंड भी आपके मन के हिसाब से निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है तो वो निकाल सकते हो। ये तो हुई कुछ फनी बातें। बट अगर हम टेस्ला की सीक्रेट देखें, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो नंबर 1, इट्स नॉट सेलिंग अ कार, इट्स बीइंग एबल टू एंटिसिपेट द फ्यूचर। अगर आप सीक्रेट देखें टेस्ला को, तो वो टेस्ला कार कंपनी कभी कार बेच के सक्सेसफुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो जनरल मोटर्स है वो आज भी टॉप पर होती, यानी कि जनरल मोटर्स उनसे भी ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है, फिर भी टॉप पे नहीं है, यानी कि उन्होंने फ्यूचर को एंटिसिपेट किया, उस वजह से वो उस लेवल पे है। नंबर 2, मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ टेस्ला। अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करें तो मार्केट स्ट्रेटेजी टेस्ला की सबसे एक आधुनिक सीक्रेट है। टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला को पता था कि यार आने वाले इलॉन मस्क को पता था कि आने वाले सालों में टेस्ला लो तो कर पाएंगे, बट फिलहाल में टेस्ला बहुत ज़्यादा हाई है। तो उन्होंने बहुत ही गरीबों को बेचने की जगह उन्होंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की कि सेल इन हाई एंड मार्केट। यानी उन्होंने क्या किया कि टेस्ला को लग्जरी ब्रांड बना दिया, और जो अमीर होते हैं उनके एक काइंड ऑफ उन्हें बताया कि आप नेचर में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, और उन्हें एक किक दिया ताकि वो सेल करे उस कार को। और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि इनिशियल स्टेजेस में जो अमीर होते हैं उन्हें एज अ लग्जरी ब्रांड टेस्ला को सेल करवाया, एंड फिर जैसे जैसे वो पैसे आए उनके कार की जो प्राइस है वो कम करते गए, और फ्यूचर में उनका बिग मार्केट का सपना है, ना कि सिर्फ लग्जरी मार्केट में रह जाना। बट मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल विल काइंड ऑफ एप्पल जैसे है, टेस्ला भी उसी तरीके से एक लग्जरी प्रोडक्ट बन के रह जाएगी। नंबर 3, टेक्नोलॉजी इज द सीक्रेट। जैसे मैंने आपको ये 13 फीचर्स जैसे मैंने बताया, जैसे फार्ट मोड, ऐसे फीचर्स, तो वो टेस्ला अभी भी मानते हैं कि यार पूरी दुनिया ऐसे मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क से अच्छा कोई नहीं जानता, काइंड ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। नंबर 4, फाइंडिंग द सीक्रेट। जी हाँ, ये फाइंडिंग द सीक्रेट इज द सीक्रेट फॉर टेस्ला। अगर आप देखें तो टेस्ला में ये जो फीचर्स है ना वो सिर्फ एक्सप्लोर्ड फीचर्स है, यानी कि टेस्ला के इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंशियली बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स ऐसे टेस्ला की कार में फीचर्स ऐड किए गए हैं इलॉन मस्क के द्वारा, ताकि लोग क्या करते हैं और इलॉन मस्क उन्हें कहते हैं कि आप ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, उन्हें आप फाइंड आउट करो और सोशल मीडिया पे अपलोड करो। तो इससे होगा क्या कि छपरी यूट्यूबर्स मेरे तरह, आपकी तरह, मेरे तो नहीं बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेस्ला कार को बाय करते हैं और सिर्फ और सिर्फ उसके फीचर्स को अनलॉक करने के लिए। और वो क्या करते हैं, फीचर्स को अनलॉक करते हैं, टाइम स्पेंड करके ढूंढते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, और वो अगर फेमस हो गया, वायरल हो गया, तो उसी तरीके से टेस्ला की मार्केटिंग भी हो जाएगी और उनके सीक्रेट को एक वायरल भी हो जाएगा। दिस इज द ग्रेट मार्केटिंग, यू नो। अब सीक्रेट भी जान लिया बॉस, फीचर्स भी जान लिए, अब क्या जानना बाकी है? चलो भाई एक बार शॉर्ट एनालिसिस कर देते हैं टेस्ला का। तो अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें तो जो टेस्ला के स्ट्रेंथ है वो है उनके टॉप एम्प्लॉयर्स। जी हाँ, उनके फिर लीडिंग ऑटोमेटिव कंपनी, वो जो ऑटोमेटिव गीगा फैक्ट्रीज की हिसाब से कर रहे हैं मशीन्स लगा के, जो मैंने आपको बताया वो भी उनके लिए एक सीक्रेट है। इनोवेशन एंड ब्रांड उनके लिए खुद में सीक्रेट है, यानी कि उनसे अच्छा ब्रांड कोई बना नहीं सकता है इलॉन मस्क भैया से अच्छा। अगर आप उनकी वीकनेसेस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेशंस, ये थोड़ा सा है बॉस। मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ला में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, जो हम यूट्यूबर्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है ना, उससे भी ज़्यादा एक कार बनाने में लगता है। एंड लिमिटेड प्रेजेंस, उनका जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड है। क्यों? मैंने आपको बताया, क्योंकि वो स्मॉल टारगेट ग्रुप में चलते हैं। स्मॉल टारगेट ग्रुप इज इटसेल्फ हिज वीकनेसेस। और अगर हम उनके टेस्ला के अपॉर्चुनिटीज़ को देखें जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, वो है ग्लोबल सेल्स एक्सपेंशन। अगर आप आज की ही देखें तो टेस्ला बहुत ही कम रेवेन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ
अमेरिका में प्रोडक्ट को सेल करता है, बट अगर वो ग्लोबली जाने की कोशिश करे तो वो उनके लिए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड, क्योंकि होता क्या है कि पेट्रोल तो कभी ना कभी कम होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही लास्ट स्केल तक चलेगी, वो भी उनके लिए एक सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड होगा। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जो सिर्फ टेस्ला के पास है, दूसरे भी कंपनी के पास है, बट टेस्ला के पास सबसे अच्छी है, तो उनके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर उनके हम थ्रेट्स देखें तो एक्सटेंसिव कंपटीशन, अगर आप देखें तो 10 से ज़्यादा उनकी कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे सेम बैटरीज एक उनके कंपटीशन ने बना ली है। तो टेस्ला को मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इन जो 4 मैंने चीज़ें बताई थी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें से अगर नेटवर्क इफेक्ट को जल्दी से ना बना पाए तो वो फेल भी हो सकती है कंपनी। प्रोडक्ट डिफेक्ट, उनकी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, जैसे ओला की कंपनी के प्रोडक्ट रिलीज़ किए गए थे और उस प्रोडक्ट में अचानक से जाल लग गया था, मतलब फायर लग गई थी, ब्लास्ट हो गई थी पूरी की पूरी बाइक। तो उससे समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग, ये जो सेल्फ ड्राइविंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, मतलब लैक ऑफ रेगुलेशन है, बहुत कम ही काइंड ऑफ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से भी एक थ्रेट हो सकता है, यानी कि फ्यूचर में बढ़ जाए कम हो जाए वो भी एक थ्रेट है। और इलॉन मस्क खुद ही में अपने आप में ही थ्रेट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यार इलॉन मस्क चुप नहीं बैठ पाते हैं, वो किसी के बारे में भी, जैसे रशिया के जो काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट है, आई डोंट नो, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या फिर किसी भी जो बंदा है उनके खुद के मन से बात करने के ये मतलब शौकीन है, किसी भी बंदे को कुछ भी कह देते हैं, तो ये भी उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है कंपनी को। अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया किसी कंपनी के बारे में, किसी बहुत बड़े लीडर के बारे में, तो वो जो स्टॉक मार्केट पे है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा 13% अफेक्ट करता है। तो यही सब चीज़ें हैं। एंड बाय।